विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं, बुद्ध ने कहा, अपनी श्वास के आने जाने के प्रति सजग रहें, अंदर बाहर। उन्होंने कभी भी दो श्वास के बीच के अंतराल का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने सोचा और महसूस किया कि यदि आप दो श्वासों के बीच के अंतराल के बारे में चिंतित हो जाते हैं तो यह चिंता आपकी जागरूकता को भंग कर सकती है। इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, जागरूक रहो। जब सांस अंदर जा रही हो तो उसके साथ गति करो, और जब सांस बाहर जा रही हो तो उसके साथ गति करो। बस इतना करो। श्वास के साथ अंदर जाओ और श्वास के साथ बाहर जाओ। उन्होंने तकनीक के दूसरे भाग के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत ही साधारण लोगों से बात कर रहे थे और इससे भी अंतराल को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अंतराल को प्राप्त करने की वह इच्छा जागरूकता में बाधा बन जाएगी, क्योंकि यदि आप अंतराल तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सांस अंदर आती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप भविष्य में आने वाले अंतराल में रुचि रखते हैं। बुद्ध ने इसका उल्लेख इसीलिए नहीं किया, इसलिए बुद्ध की तकनीक आधी है, लेकिन दूसरा आधा भाग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यदि आप श्वास के प्रति सचेतनता, श्वास के प्रति जागरूकता का अभ्यास करते रहेंगे तो अचानक एक दिन बिना जाने आप अंतराल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जागरूकता तीव्र, गहरी और गहन होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी जागरूकता केंद्रित होती जाएगी, संपूर्ण संसार आपके लिए सीमित हो जाएगा। केवल आपकी श्वास का आना जाना ही आपका संसार है, आपकी चेतना का संपूर्ण क्षेत्र है। अचानक ही आपको उस खालीपन का एहसास होगा जिसमें श्वास नहीं है। जब आप श्वास के साथ सूक्ष्म रूप से गति कर रहे हैं, जब श्वास ना हो तो आप अनविज्ञ कैसे रह सकते हैं। आपको अचानक ही एहसास होगा कि श्वास नहीं है, और वह क्षण आएगा जब आप महसूस करेंगे कि श्वास ना तो आ रही है और ना श्वास जा रही। श्वास पूरी तरह से रुक गई है। उस ठहराव में ही परोपकार का भाव निहित है। यह एक तकनीक लाखों के लिए पर्याप्त है। पूरे एशिया ने सदियों तक इस तकनीक को आजमाया है और अपनाया है। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत को छोड़कर पूरे एशिया ने इस तकनीक को आजमाया है। केवल इस तकनीक से हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, और यह तो केवल पहली तकनीक है। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि यह तकनीक बुद्ध के नाम से जुड़ गई है, हिंदू इससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह बौद्ध पद्धति के रूप में अधिकाधिक प्रसिद्ध होती गई। हिंदू इसे पूरी तरह से भूल गए हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और कारण से भी इससे बचने की कोशिश की है, क्योंकि यह तकनीक शिव द्वारा वर्णित पहली तकनीक है। इसलिए कई बुद्धों ने दावा किया है कि यह पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र एक बौद्ध पुस्तक है, हिंदू पुस्तक नहीं। यह ना तो हिंदू है और ना ही बुद्ध। एक तकनीक तो बस एक तकनीक ही होती है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह पहले से ही मौजूद थी। बुद्ध इस तकनीक के कारण बुद्ध बन गए, एक प्रबुद्ध व्यक्ति बने। यह तकनीक बुद्ध से पहले से ही मौजूद थी। यह तकनीक पहले से ही मौजूद थी। इसे आजमाएं। यह सबसे सरल तकनीकों में से एक है। अन्य तकनीकों की तुलना में सरल है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आपके लिए आसान है। अन्य तकनीकें अधिक कठिन होंगी, इसलिए इसे पहली तकनीक के रूप में उल्लेख किया गया है। दूसरी तकनीक, ये सभी 9 तकनीकें श्वास से संबंधित हैं। जैसे श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, और फिर जैसे श्वास ऊपर से नीचे की ओर वक्र बनाती है। इन दोनों मोड़ों के माध्यम से
महसूस करें। यह वही है, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। अब जोर अंतराल पर नहीं बल्कि मोड़ पर है। आने वाली और जाने वाली श्वास एक वृत्त बनाती है। याद रखें, ये दो समांतर रेखाएं नहीं हैं। हम हमेशा इन्हें दो समांतर रेखाओं के रूप में सोचते हैं। अंदर जाने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास। आपको लगता है कि ये दो समांतर रेखाएं भी नहीं है। अंदर जाने वाली श्वास वृत्त का आधा भाग है, बाहर जाने वाली श्वास वृत्त का आधा भाग है। तो इसे ऐसे समझें। पहले श्वास लेना, एक वृत्त बनता है। वे समांतर रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। दूसरा, अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास दो श्वास नहीं है, वे एक ही श्वास है। जो श्वास अंदर आती है वही बाहर जाती है, इसलिए उसमें अंदर ही अंदर एक मोड़ जरूर होता है। कहीं ना कहीं तो उसे मुड़ना ही पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा बिंदु ज़रूर होता है जहाँ अंदर आने वाली सांस बाहर जाने लगती है। इस मोड़ पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ कहते हैं जैसे सांस नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर वक्र बनाती है, इन दोनों मोड़ों के माध्यम से ही अनुभूति करो। बहुत सरल है, लेकिन वे कहते हैं इन मोड़ों को जानो और तुम स्वयं को जान जाओगे। मोड़ क्यों? अगर आप गाड़ी चलाने जाते हैं तो आपको गियर के बारे में भी पता होगा। हर बार गियर बदलते समय आपको न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो असल में कोई गियर नहीं है। पहले गियर से आप दूसरे गियर में जाते हैं और दूसरे से आप तीसरे में, लेकिन हमेशा आपको न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर एक मोड़ बिंदु है। उस मोड़ बिंदु पर पहला गियर दूसरा बन जाता है और दूसरा तीसरा। जब आपकी सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है तो वह न्यूट्रल गियर से गुजरती है, अन्यथा वह बाहर नहीं निकल सकती। वह तटस्थ क्षेत्र से गुजरती है। उस तटस्थ क्षेत्र में आप ना शरीर है, ना आत्मा है, ना भौतिक है, ना मानसिक है, क्योंकि भौतिक आपके अस्तित्व का एक गियर है और मानसिक आपके अस्तित्व का दूसरा गियर है। आप एक गियर से दूसरे गियर में जाते हैं, लेकिन आपके पास एक न्यूट्रल गियर होना चाहिए जहां आप ना तो शरीर है ना मन है। उस न्यूट्रल गियर में आप बस हैं, आप बस एक अस्तित्व है, शुद्ध सरल निराकार, बिना मन के। इसलिए मोड़ पर जोर दिया गया है। मनुष्य एक मशीन है, एक बड़ी बहुत जटिल मशीन। आपके शरीर में कई गियर हैं, आपके मन में भी बहुत सारे गियर हैं। आप अपने इस विशाल तंत्र से अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप स्वयं एक विशाल मशीन हैं। और यह अच्छा है कि आप अनभिज्ञ हैं, वरना आप पागल हो सकते थे। शरीर इतनी विशाल मशीन है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि हमें मानव शरीर के समांतर एक कारखाना बनाना हो तो इसके लिए 4 वर्ग मील भूमि की आवश्यकता होगी और शोर इतना अधिक होगा कि 100 वर्ग मील भूमि उससे प्रभावित हो जाएगी। शरीर एक विशाल यांत्रिक यंत्र है, सबसे विशाल। आपके शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका जीवित है, इसलिए आप 70 मिलियन कोशिकाओं का एक विशाल शहर हैं। आपके भीतर 70 मिलियन नागरिक हैं और पूरा शहर बहुत ही शांत सुचारू रूप से चल रहा है। हर क्षण यह तंत्र कार्य कर रहा है।
यह बहुत जटिल है। ये तकनीक आपके शरीर और आपके मन के तंत्र से कई बिंदुओं पर संबंधित है, लेकिन हमेशा उन बिंदुओं पर जोर दिया जाएगा जहां अचानक आप तंत्र का हिस्सा नहीं रह जाते। इसे याद रखें। अचानक आप तंत्र का हिस्सा नहीं रह जाते। ऐसे क्षण आते हैं जब आप गियर बदलते हैं। उदाहरण के लिए, रात में जब आप नींद में जाते हैं तो आपकी सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है, क्योंकि दिन के दौरान जागृत चेतना के लिए एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती है। मन का एक अलग हिस्सा काम करता है। फिर आप सो जाते हैं और वह हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। मन का दूसरा हिस्सा काम करना शुरू कर देता है और एक अंतराल, एक बदलाव आता है, एक गति बदल जाती है। सुबह जब आप फिर से उठते हैं तो गति फिर बदल जाती है। आप चुपचाप बैठे होते हैं और अचानक कोई कुछ कह देता है और आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी ये रिंग आई, मैं बहुत मग्न होकर पढ़ रही थी तो थोड़ा सा शिफ्ट हुई मेरी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति। तो हम यहाँ थे कि जब आप चुपचाप बैठे होते हैं और अचानक कोई कुछ कह देता है और आपको गुस्सा आ जाता है, आप एक अलग गति में चले जाते हैं। इसलिए सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ बदलता रहता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस लेने का तरीका अचानक से बदल जाता है। आपकी सांसें अनियंत्रित और बेकाबू हो जाती हैं। आपकी सांसों में कंपन होने लगता है। आपको घुटन महसूस होने लगती है। आपका पूरा शरीर कुछ कहना चाहता है, कुछ तोड़ फोड़ करना चाहता है। तभी घुटन दूर हो सकती है। आपकी सांस बदल जाती है। आपके रक्त की लय और गति बदल जाती है। शरीर में अलग अलग रसायन निकलते हैं। पूरा ग्रंथि तंत्र बदल जाता है। गुस्से में आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। एक कार खड़ी है, आप उसे स्टार्ट करते हैं। उसे किसी भी गियर में ना डालें, उसे न्यूट्रल में ही रहने दें। वह खींचती रहेगी, कंपन करती रहेगी, कांपती रहेगी, लेकिन चल नहीं पाएगी। वह गर्म हो जाएगी। इसलिए जब आपको गुस्सा आता है और आप कुछ नहीं कर पाते तो आप गर्म हो जाते हैं। शरीर चलने और कुछ करने के लिए तैयार है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तब आप गर्म हो जाते हैं। आप एक अत्यंत लेकिन निश्चित रूप से केवल एक तंत्र नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। लेकिन उस अधिक को खोजना होगा। आप किसी गैर में आते हैं तो अंदर सब कुछ बदल जाता है। आप गियर बदलते हैं तो एक मोड़ आता है। सिर्फ कहते हैं जैसे श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर वक्र बनाती है। इन दोनों मोड़ों को महसूस करो। मोड़ों पर सजग रहो। लेकिन यह बहुत छोटी मोड़ है। बहुत सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता है और हम अवलोकन क्षमता से रहित हैं। हम कुछ भी अवलोकन नहीं कर सकते। यदि मैं तुमसे कहूँ इस फूल को देखो, इस फूल को देखो, तो देखो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम इसका अवलोकन नहीं कर पाओगे। एक क्षण के लिए तुम इसे देखोगे और फिर तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगोगे। यह फूल के बारे में हो सकता है, लेकिन यह वह फूल नहीं होगा। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि वह कितना सुंदर है, तभी तुम आगे बढ़ गए। अब फूल तुम्हारा अवलोकन में नहीं है, तुम्हारा क्षेत्र बदल गया। तुम कह सकते हो कि यह लाल है, यह नीला है, यह सफ़ेद है, तब तुम आगे बढ़ गए। अवलोकन का अर्थ है बिना बेओले, बिना कुछ बोले, बिना मन में कोई हलचल किए, बस एक पल के लिए वहीं रहना। यदि आप 3 मिनट तक पूरी तरह से बिना मन को हिलाए डुलाए किसी फूल के साथ रह सकते हैं तो यह घटना घटेगी। आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको एहसास होगा। लेकिन हम बिल्कुल भी अवलोकन करने वाले नहीं हैं।
हम जाग